बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास बाकी ड्रग्स रह गई थी उसमें नाइट्रेट्स के कुछ यूजेस रह गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका कुछ ड्रग इंटरेक्शन था, वो रह गया था। ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं। पहले नाइट्रेट्स के हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सारा कुछ फॉर्म्स वगैरह पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पता था हमें ये कौन सा होता है, ओरल और ट्रांसडर्मल पैचेस में यूज होता है, ठीक है, ओरल और ट्रांसडर्मल पैच में। तो हमारे पास जो ट्रांसडर्मल पैच होता है ना, उसका हमारे पास जो होता है वो वर्क होता है 24 आवर्स तक, हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लेकिन ये क्या करता है, हमारे पास 12 आवर्स के बाद ही हमारे पास क्या होता है, टॉलरेंस आना शुरू हो जाती है। 12 आवर्स के बाद टॉलरेंस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉलरेंस के लिए 12 आवर्स के बाद टॉलरेंस आती है तो हम इस पैच को उतार देते हैं, और उसके बाद जब टॉलरेंस खत्म हो जाती है फिर दोबारा हम ये ट्रांसडर्मल पैच यूज करते हैं, ठीक है। और ओरल नाइट्रोग्लिसरीन का हमने पढ़ा था कि हमारे पास नाइट्रेट जो होते हैं 4 to 6 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका, ठीक है। और फर्स्ट 20 मिनट्स में होता है और एक्यूट अटैक में एंजाइना के यूज होता है। अदर ऑर्गन्स में जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रेट्स जो होता है स्मूथ मसल पे एक्ट करके उसका क्या करवाते हैं, वैसो डायलेशन करवा रहे थे। इसी तरह ये बाकी स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट करते हैं। हमारे पास किस किस के स्मूथ, जैसे कि ब्रोंकाई के ऊपर एक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में एक्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम और ब्रोंकाई के इनके भी स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना, उधर उनकी हमारे पास डायलेशन करवाएंगे, उनकी रिलैक्सेशन करवाएंगे। तो उससे इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता इन ऑर्गन्स के ऊपर। तो ये कुछ हमारे पास इफेक्ट्स है अदर ऑर्गन्स के ऊपर। अब आ जाता है इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या करवाता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है थ्रू बैरो रिसेप्टर्स, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हमारे पास पीछे से ब्लड कम जा रहा होता है वैसो डायलेशन की वजह से हार्ट के अंदर। तो हमारे पास वहां पे हार्ट पंप करना स्लो हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वर्कलोड कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स के पास मैसेज आता है कि आपका हार्ट रेट स्लो हो गया। बहुत स्लो होने की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है बैरो रिसेप्टर, जिसकी वजह से वो टैकीकार्डिया करवाते हैं, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और दूसरी चीज क्या करवाते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है जो हमारे पास बैठ के खड़ा हो, ठीक है, यानी कि काफी देर बैठा रहे और उसके बाद अचानक से खड़ा हो तो हमारे पास क्या हो, ब्लड प्रेशर अब उसका चेक करें तो एकदम से ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाए तो उसमें चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे वजह, ये भी इसकी वन ऑफ द रीजन होती है क्योंकि ये वैसो डायलेशन करवा रही होती है। ब्लड हमारे पास हार्ट और अपर ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पा रहा होता, बैठे रहते हैं, तो वैसो डायलेशन की वजह से ब्लड नीचे ही पूल होता रहता है, ऊपर इतना, क्योंकि वेनस स्टोन कम है ना, ठीक है, वो डायलेशन हुई हुई है तो ऊपर जा नहीं रहा ब्लड। तो इस वजह से हमारे पास जैसे ही वो खड़ा होता है तो अपर ऑर्गन्स की तरफ ब्लड जा नहीं सकता। तो क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, ठीक हो गया। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की समझ आ गई। ये हमारे पास क्या आता है, सिटिंग पोजीशन से काफी देर के बाद जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो उसका बीपी जो है वो हमें अचानक से डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास अचानक से बीपी उसका डिक्रीज हो जाता है। एक ये इसकी टॉक्सिसिटी हो गई। और तीसरी चीज क्या होती है, जो मेनिंजियल आर्टरीज होती है ना हमारे पास, जो हेड को सप्लाई, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं, वो क्या होते हैं, वो भी डायलेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो मेनिंजियल आर्टरीज डायलेट होने की वजह से क्या होता है, वहां पे हेडेक पैदा होता है, सर के अंदर हेडेक होता है। और वो कौन सा हेडेक होता है, थ्रोबिंग हेडेक, ठीक है, थ्रोबिंग हेडेक। ये हमारे पास कुछ टॉक्सिसिटी थी नाइट्रेट्स की, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज हम इसकी बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन के साथ। ये किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ये हमारे पास सिल्डेनाफिल, जो हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है ना सिल्डेनाफिल, उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन है इसका। उसके साथ क्या होता है, इसका जो होता है सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन सिल्डेनाफिल, जो किस में यूज हो रही होती है, हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जो कि हम देते हैं तो वहां पे जो पिनाइल हमारे पास जो होता है, ब्लड प्रेशर वहां पे बढ़ता है। तो वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि पिनाइल वेसल्स के अंदर जो है हमारे पास डायलेशन होती है तो वहां का जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है पीनस की तरफ, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारे पास इंप्रूव हो जाता है। तो इस वजह से हम सिल्डेनाफिल यूज करते हैं। अगर हम यूज करें, सिल्डेनाफिल पहले से यूज कर रहे हैं और साथ हम नाइट्रेट्स देना शुरू कर दें, तो वो ऑलरेडी हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, वेजल्स की डायलेशन करवा रहे होते हैं। नाइट्रेट्स का काम क्या है, नाइट्रेट्स का भी तो यही काम है ना कि वेसल्स की डायलेशन करवा रहे होते हैं। तो ये दोनों जब हमारे पास एक्ट करते हैं तो ये भी वेसल की डायलेशन करवाता है, तो ये सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है।
एक चीज और, ये जो है हमारे पास, आपको मैंने सारा इसका बताया था कि ये क्या करता है, ये हमारे पास जो मसल के अंदर जीटीपी होती है ना, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जीटीपी को कन्वर्ट करवाता है साइक्लिक जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी, अब हमारे पास फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो होता है, ये जब साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट होती है जीएमपी में, ठीक है, तो ये क्या करवाता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है। सिल्डेनाफिल क्या, सिल्डेनाफिल इसका इनहिबिटर होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। सीजीएमपी को, जीएमपी को बढ़ाने नहीं देता, ठीक है। जब हमारे पास ये सीजीएमपी भी हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगी जीएमपी में, ठीक है, तो भी हमारे पास वैसोडाइलेशन होती रहेगी। सीजीएमपी का काम ही यही है ना, वैसोडाइलेशन करवा रहा होता है, ठीक हो गया। और ये भी हमारे पास क्या करता रहेगा, नाइट्रेट्स का भी काम ये है जीटीपी से सीजीएमपी बनाना। तो सीजीएमपी के लेवल्स दोनों से हमारे पास बढ़ते रहेंगे, साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स, और दोनों का एक्शन साइनर्जिस्टिक हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, वेसल्स की डायलेशन होती रहेगी, और हमारे पास जो भी होगा इनका साइनर्जिस्टिक एक्शन होगा, दोनों हमारे पास डायलेशन को बढ़ाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं नाइट्राइट्स की। नाइट्राइट्स में हमारे पास बात कर लेते हैं मेट हीमोग्लोबिनेमिया। ये आपका एक एमसीक्यू आता है कि मेट हीमोग्लोबिनेमिया कौन करवाता है। वहां पे ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रेट हो सकते हैं और बहुत सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेट हीमोग्लोबिनेमिया के लिए क्या याद रखना है, नाइट्राइट्स। जब भी एमसीक्यू में मेट हीमोग्लोबिनेमिया में जहां भी नजर आए, वहां पे आपने यहाँ नाइट्राइट्स का जहां ऑप्शन नजर आए वो आपने टिक कर देना, ये आपका नाइट्राइट्स, ये एक एमसीक्यू है पढ़ा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको बताऊं मेट हीमोग्लोबिनेमिया क्या होता है। मेट हीमोग्लोबिनेमिया क्या होता है, जैसे आमतौर पे हीमोग्लोबिन के अंदर Fe2+ होता है, आयरन का जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, लेकिन मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसमें हमारे पास जो आयरन होती है वो Fe3+ होती है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी हमारे पास जो होती है वो कम होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर जो है हमारे पास एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। वो कैसे हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर एक्ट कर सकती है, जैसे फर्ज करें ये साइनाइड पॉइजनिंग है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या करती है, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसके जो हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जिसके अंदर आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है, इसके अंदर Fe2+ होता है। तो ये क्या करता है, हमारे पास साइनाइड जब भी हमारे पास एंटर होता है तो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, क्योंकि इसके आयरन को जो है इसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है, आयरन के साथ जाके, इसके आयरन के साथ जाके कंबाइन हो जाता है और इसके फंक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है। अब क्या करते हैं आयरन, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसके हम साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं नाइट्राइट्स को, ये हम नाइट्राइट्स को इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हम नाइट्राइट्स करवाते हैं मेट हीमोग्लोबिनेमिया, मेट हीमोग्लोबिनेमिया, हमने ना साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से इसका छुटकारा, साइनाइड से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का छुटकारा पाना है, ठीक है। अब मेट हीमोग्लोबिन हम खुद बनवा रहे हैं नाइट्राइट्स देके, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे Fe3+, जो Fe3+ है ना, उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है साइनाइड के साथ वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू Fe2+, ठीक है। तो इसके साथ वो कंबाइन होना कम शुरू कर देगा, साइनाइड जो है इस मेट हीमोग्लोबिन के साथ जो है, इसके आयरन के साथ जो है हमारे पास कंबाइन होना ज्यादा शुरू कर देगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास बन जाएगा सयानो मेट हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। नाइट्राइट्स दिया हमारे पास, उससे मेथ हीमोग्लोबिनेमिया हुआ, जो हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन बनी है उसका आयरन हमारे पास ज्यादा इसके साथ जुड़ रहा है साइनाइड के साथ, इससे छुटकारा मिल रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को साइनाइड से छुटकारा मिल रहा है, और ये क्या बन रहा है, साइनाइड साइनोमेट हीमोग्लोबिन बन रहा है। साइनोमेट हीमोग्लोबिन के लिए हम आगे क्या देते हैं, फिर आगे इससे भी जाहिर है ना, हमने खत्म करवाना ही है ना, एंड में हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे पास यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो, तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इस पोजीशन पे क्या देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, सोडियम थायोसल्फेट इसको कन्वर्ट करवाएगा थायोसायनेट में, दो चीजों में कन्वर्ट करवाएगा, एक थायोसायनेट और दूसरा क्या करवाएगा, मेट हीमोग्लोबिन। अब ये जो होता है हमारे पास थायोसायनेट क्या होता है,
ये हमारे पास आराम से यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थायोसाइनेट। तो यानी कि साइनाइड हमारे पास यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे पास थायोसल्फेट देने से थायोसाइनेट के फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। और मेट हीमोग्लोबिन होगा, जब हम नाइट्राइट्स आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे तो हमारे पास मेट हीमोग्लोबिनीमिया भी खत्म हो जाएगा और मेट हीमोग्लोबिन भी खत्म हो जाएगी। इस तरह हम साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। ये समझ आ गई। हमारे पास क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग हुई, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ जुड़ता है, हम क्या देते हैं, इसकी जगह नाइट्राइट्स देते हैं, ब्लड के अंदर मेट हीमोग्लोबिन बनता है, इस आयरन को छोड़ के साइनाइड इस आयरन के पास आता है और क्या बनाता है, साइनोमेट हीमोग्लोबिन। साइनोमेट हीमोग्लोबिन के आगे हम देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आगे कन्वर्ट होता है थायोसाइनेट में और मेट हीमोग्लोबिन में। थायोसाइनेट हमारे पास यानी कि साइनाइड की जो फॉर्म थी वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो गई और आगे क्या रह गया, मेट हीमोग्लोबिन। वो भी हम जब नाइट्राइट्स रिमूव करते हैं तो हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन भी जो है वो खत्म हो जाता है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरफ आ जाता है। इस तरह हम जो है नाइट्राइट्स के मेट हीमोग्लोबिन के यूजेज को हम यूज कर सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। आगे आ जाती है मंडे डिजीज। मंडे डिजीज क्या होती है, कहते हैं कुछ वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नाइट्रेट फर्स्ट करें जहां पे उनका नाइट्रेट एक्सपोजर ज्यादा है, ठीक है, मंडे डिजीज, उनका नाइट्रेट एक्सपोजर ज्यादा है, तो वो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता उनमें मंडे टू फ्राइडे जो वर्क कर रहे हैं वहां पे हमारे पास उनके अंदर टॉलरेंस पैदा होती आती है उस ड्रग की, यानी कि नाइट्रेट की टॉलरेंस पैदा होती आती है, ठीक है। फर्स्ट करें मंडे टू फ्राइडे वो वर्क कर रहे हैं तो उनके अंदर टॉलरेंस पैदा होती है। सैटरडे संडे जो है वो ऑफ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास उन सैटरडे संडे में उनकी टॉलरेंस रहती है। उसके बाद जब सैटरडे संडे के बाद टॉलरेंस खत्म हो जाती है, अगले दिन जब वो मंडे को जाते हैं तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हेडेक वगैरह और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो हमारे पास उनके इफेक्ट्स आना दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इस डिजीज को हम इसलिए क्या कहते हैं, मंडे डिजीज कहते हैं। आगे हमारे पास क्या रह जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, इनका वैसे मैं आपको सारा कुछ बता चुका था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये एक चीज है, स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जो हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास मायोसिन और एक्टिन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, जब आपस में जुड़ना होता है तभी इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहाँ से कैल्शियम जा रहा होता है, कैल्शियम जाके एक मैसेज देता है एक्टिन और मायोसिन को, और वो हमारे पास जो है मायोसिन फॉस्फोरिलेशन होती है, मायोसिन फॉस्फेट बनता है और इनकी आपस में जो है इंटरेक्शन होती है और दोनों इंटरेक्ट करके हमारे पास स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ये क्या करते हैं, अगर हम इधर यहाँ पे इनके वेसल के ऊपर एल टाइप चैनल्स होते हैं, बाकी और जगह नहीं, जहाँ कैल्शियम के और जगह चैनल्स है ना वहाँ और डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं, यहाँ एल टाइप चैनल्स होते हैं। जो ब्लॉकर्स दे रहे हैं ना वो एल टाइप चैनल्स को सिर्फ ब्लॉक करेंगे, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने की वजह से यहाँ पे कैल्शियम एंटर नहीं हो पाएगा, आगे एक्टिन और मायोसिन वाला फिनोमेना नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और इस तरह हमारे पास डायलेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की। यही चीजें बताई थी। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक वेरेपोमिल डेल्टियाजम जो कि हमारे पास हार्ट के ऊपर ज्यादा एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हार्ट रेट को जरा स्लो डाउन कर रही होती हैं, और दूसरा हमारे पास डायहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं जिसमें निफेडिपिन वगैरह आ जाते हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। और इनका साइड इफेक्ट में मैंने आपको बताया था, एक कॉन्स्टिपेशन याद रखना है लाजमी, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, फ्लशिंग, कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग और प्री टिबियल एडिमा, ये तीन चीजें जो है आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के टॉक्सिसिटी में याद रखनी है। आगे आ जाता है हमारे पास क्या, बीटा ब्लॉकर्स रह जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हमने पढ़ा था हार्ट के ऊपर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे हार्ट रेट बढ़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम वो बीटा ब्लॉकर्स दे दें तो क्या होता है, हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी हमारे पास कम हो जाएगी। जब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, हमारे पास हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाएगा, तो वैसे ही उसका वर्क लोड कम हो जाएगा, ठीक है, उसको जो ब्लड सप्लाई जो पहले 100 के लिए चाहिए थी अब उसको 50 के लिए चाहिए, तो जितना अगर एंजाइना हुआ है तो उसके अंदर उसको 50 हार्ट बीट के लिए वर्क के लिए ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, उसके जो है एंजाइना इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास हार्ट रेट स्लो डाउन होता है तो हमारे पास क्या होता है, इसका इजेक्शन टाइम जो होता है ना वो बढ़ जाता है, इजेक्शन टाइम। जाहिर है जब हमारे पास
जो है बहुत हार्ट स्लो पंप कर रहा है, स्लो कर रहा है, तो हमारे पास जब ज़्यादा देर तक फिल होगा ना, ठीक है, तो इसका इजेक्शन टाइम जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा जो ब्लड है उसको इजेक्ट करने के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, इसका इजेक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और हार्ट एलोंगेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड जो है ज़्यादा देर के लिए रहेगा, तो हार्ट की शेप एलोंगेट हो जाएगी। ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है, जो हमें नहीं चाहते हुए भी होती हैं बीटा ब्लॉकर्स देने की वजह से। ठीक है, इसके लिए इतना ही अभी तक के लिए, और आगे ये हमारे पास ड्रग यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस ख़त्म होती हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।